हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है एनवायरमेंटल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से डेफिनेटली आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, इंडिया में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो जो भी काम ह्यूमन कर रहे थे पहले, वो मशीन्स के द्वारा पॉसिबल हो गया। तो इसे ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली, बट इसे एनवायरनमेंट में जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, राइट। तो जब इन्वायरमेंट यहाँ पे डिटोरिएट हो रहा था, ख़राब हो रहा था, उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स को लागू किया गया। और इन्हीं कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो जो भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस है, जैसा कि आप जानते हैं रामसर कन्वेंशन, इसके बाद हम बात करें स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस एंड प्रोटोकॉल है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पहले हम सभी प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशंस को थ्योरी पोर्शन में डिस्कस करेंगे, एंड देन उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, राइट। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। और यकीन मानिए, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से इस वीडियो में मिल जाएगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे रामसर कन्वेंशन के बारे में। देखिए, रामसर कन्वेंशन जो कि 1971 में साइन किया गया था, इसके बारे में थ्योरी पहले हम डिस्कस करेंगे, देन हम बात करेंगे एमसीक्यूज की। द रामसर कन्वेंशन, इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंड वाइस यूज ऑफ वेटलैंड्स। तो जो वेटलैंड्स होते हैं उनके कंजर्वेशन एंड वाइस यूज़ के लिए जो है यहाँ पे ये इंटरनेशनल ट्रीटी होती है रामसर कन्वेंशन। इसे हम ऑल्सो कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के नाम से जानते हैं, राइट। और यहाँ पे हम बात करें फ्रेंड्स कि वेटलैंड क्या होते हैं, तो वेटलैंड एक ऐसा एरिया होता है जो कि अगर 8 महीने से ज़्यादा कोई भी एक लैंड एरिया जो है ना पानी में सबमर्ज रहता है, तो ये पानी में डूबा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं वेटलैंड, राइट। तो वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे रामसर कन्वेंशन को साइन किया गया था। इसे कब साइन किया गया? देखिए, इट वॉज साइंड ऑन February 2nd 1971 इन द सिटी ऑफ रामसर, ईरान। दिस ट्रीटी बिकेम इफेक्टिव ग्लोबली ऑन December 21, 1975। तो ईरान में एक शहर है जिसका नाम है रामसर, वहाँ पर इस ट्रीटी को साइन किया गया था Feb 2nd 1971 को, और इसीलिए हम इस ट्रीटी को रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और साथ में फ्रेंड्स, जो Feb 2nd को ये साइन किया गया था, इसीलिए हर साल Feb 2nd को हम वर्ल्ड वेटलैंड के डे के रूप में सेलिब्रेट भी करते हैं, राइट। तो ये साइन किया गया Feb 2nd 1971 को, और ये ग्लोबली लागू जो हुआ है ना, ये हुआ है December 21, 1975 को। इंडिया ने इस ट्रीटी को अब साइन किया है। तो इंडिया साइंड द ट्रीटी ऑन Feb 1st 1982। इंडिया ने इस ट्रीटी को Feb 1st 1982 को साइन किया। वर्ल्ड वेटलैंड डे, देखिए, सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन Feb 2nd टू अवेयरनेस रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड। तो वेटलैंड से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है उसे बढ़ाने के लिए हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है Feb 2nd को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है इन ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, करेंटली देर आर टोटल ऑफ 99 रामसर साइट्स इन इंडिया। द शेखा लेक बर्ड सेंचुरी अलीगढ़ इन उत्तर प्रदेश वॉज डिक्लेयर्ड द 99th रामसर साइट इन April 2026। तो जो मोस्ट रिसेंट यहाँ पे रामसर साइट हमारे इंडिया का है वो है शेखा लेक बर्ड सेंचुरी, जो कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। और इंडिया में अगर हम बात करें टोटल काउंट ऑफ रामसर साइट्स कितने हैं, तो ये हो गए हैं 99। स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में टोटल 20 रामसर साइट्स हैं। सेकेंड पोजीशन पे उत्तर प्रदेश आता है विद टोटल ऑफ 12 रामसर साइट्स। इंडिया की रैंकिंग इन एशिया जो है ना, देखिए, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन एशिया एंड थर्ड ग्लोबली। तो एशिया में अगर हम बात करें तो इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है, ग्लोबली इंडिया थर्ड पोजीशन पे आता है। फर्स्ट आता है यूके एंड सेकेंड है मैक्सिको, थर्ड हमारा इंडिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, लार्जेस्ट रामसर साइट जो है ना, ये है सुंदरबन डेल्टा विच इज़ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। स्मॉलेस्ट साइट है रेणुका वेटलैंड विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो करेंटली 2 साइट्स फ्रॉम इंडिया, जो कि है लोकतक लेक मणिपुर एंड केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, आर इंक्लूडेड इन दिस रिकॉर्ड। तो मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इसमें फिलहाल आप यह ध्यान रखिएगा कि इस रिकॉर्ड में जो है ना, इंडिया से 2 साइट्स एडेड हैं, मणिपुर का लोकतक लेक एंड राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क, राइट। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे पूछा जाता है कि लोकतक लेक ये कहाँ पर लोकेटेड है, राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। आपको इस तरीके से भी क्वेश्चंस को ध्यान रखना है।
तो ये हो गए ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू रामसर कन्वेंशन। अब चलिए बात करते हैं MCQs रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर एंड इन विच कंट्री वॉज द रामसर कन्वेंशन एंड इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अडॉप्टेड। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रामसर कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि पर एक अंतर सरकारी संधि किस वर्ष और किस देश में अपनाई गई थी। तो इसे साइन किया गया था 1971 में ईरान में। ईरान का शहर है रामसर, वहाँ पर इस ट्रीटी को साइन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द रामसर कन्वेंशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी दैट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो डैश के संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। तो ये वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए जो है यहाँ पे फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द रामसर कन्वेंशन कम इनटू फोर्स इन इंडिया टू प्रमोट द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड्स थ्रू नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया में रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ है। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ये 1980 को जो है 82 को इंडिया में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये हो गए ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस फ्रॉम रामसर कन्वेंशन। आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस की, जो कि है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। राइट, तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एनवायरनमेंट मूवमेंट। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं प्रोसेस रहा या फिर माइलस्टोन रहा। It is referred to as the Magna Carta of Environment, as it was the world's first major international conference dedicated to environmental protection. 122 countries participated in this event. तो इस कॉन्फ्रेंस को मैग्ना कार्टा ऑफ एनवायरनमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्फ्रेंस था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, जहाँ पे 122 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। राइट, और ये किसके लिए डेडिकेटेड था? ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड एंड डेडिकेटेड था। इसका वेन्यू था स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन का कैपिटल है। यहाँ देखिए जून 5 एंड जून 16 तक जो है 1972 में ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया गया था। थीम दिया गया था इस कॉन्फ्रेंस का ओनली वन अर्थ। इंडिया की रोल की अगर हम बात करें, द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस एंड कॉइन्ड द फेमस स्लोगन पॉवर्टी इज़ द ग्रेटेस्ट पॉल्यूटर। तो इंडिया से जो है ना उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने जो एक काफ़ी फेमस नारा यहाँ पर दिया था, दैट इज़ पॉवर्टी इज़ द ग्रेटेस्ट पॉल्यूटर। ओके, अब इस कॉन्फ्रेंस के हम की रिजल्ट्स की बात करें, द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम वॉज स्टैब्लिश्ड टू मॉनिटर द एनवायरनमेंट। तो यूनाइटेड नेशंस के अंडर ये एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूनेप जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी आफ्टर द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। इट वॉज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व एनवायरनमेंट डे एवरी ईयर ऑन जून 5। और इसी कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ये डिसाइड किया गया कि हर साल जून 5 को एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाएगा। तो अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डबल स्टार ज़रूर कर लीजिएगा। अ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कंप्राइजिंग 26 प्रिंसिपल वॉज अडॉप्टेड विच लिंक्ड अ हेल्दी एनवायरनमेंट टू ह्यूमन राइट्स। चलिए अब बात करते हैं इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट हेल्ड इन स्टॉकहोम स्वीडन। स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित पर्यावरण के संबंध में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो ये कंडक्ट किया गया था जून 5, 1972 को। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसीलिए जून 5 को जो है हम हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स वर फॉर्मुलेटेड एट द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड इन 1972। 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कितने सिद्धांतों का सूत्रीकरण किया गया था? तो यहाँ पे टोटल 26 प्रिंसिपल्स को जो है फॉर्मुलेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स साइंड। स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये साइन किया गया था इन द ईयर 2001।
तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा मंथली ई बुक। हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है करंट अफेयर्स का, ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपके लिए 600+ MCQs को कवर किया गया है विद ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो इसी तरीके से आपको हर मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स होती है ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे 11,000 GK GS की ई बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस, ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, राइट। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो कि है 9888749999। ऑल राइट। इसके अलावा देखिए अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपको 25,000 GK GS जनरल स्टडीज़ की बुक एंड अदर इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस पर भी जाकर आप ये बुक्स को परचेज कर सकते हैं। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच कॉन्फ्रेंस वॉज द ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अनाउंस्ड? विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किस सम्मेलन में की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब देखिए एग्जाम में अगर आपसे डायरेक्टली डे नहीं पूछा जा रहा है तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे देखते हैं हम बैंक्स की अगर हम बात करें, RBI का आपसे ईयर नहीं पूछा जाएगा, बट आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनाई गई थी, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जून 5 को मनाया जाता है। ये काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसको कौन से कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया गया था कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इस दिन मनाया जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ऑल राइट, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट वाज द मेन स्लोगन ऑफ द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस? स्टॉकहोम सम्मेलन का मुख्य नारा क्या था? तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, इसका थीम दिया गया था ओनली वन अर्थ। Next question, in the light of Stockholm Conference, in which year did the Government of India constitute the National Committee on Environmental Planning and Coordination? स्टॉकहोम सम्मेलन के मद्देनजर भारत सरकार ने किस वर्ष में पर्यावरण योजना और समन्वय पर राष्ट्रीय समिति का गठन किया था? राइट आंसर हो जाएगा 1972। What was the official name of Stockholm Conference? स्टॉकहोम सम्मेलन का आधिकारिक नाम क्या था? तो इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट रहेगा, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस? स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी? तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम को स्टैब्लिश किया गया। राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हु पार्टिसिपेटेड इन एंड एड्रेस द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया? भारत की ओर से स्टॉकहोम सम्मेलन में किसने भाग लिया और संबोधित किया था? तो इंडिया से उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ पॉल्यूशन, हु मेड दिस फेमस स्टेटमेंट इन स्टॉकहोम? गरीबी प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, यह प्रसिद्ध कथन स्टॉकहोम में किसने दिया था? तो ये दिया गया था बाय इंदिरा गांधी। तो ये हो गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टॉकहोम कन्वेंशन। नेक्स्ट हम कन्वेंशन की बात करेंगे, दैट इज साइट्स कन्वेंशन। द साइट्स कन्वेंशन, ऑल्सो नोन एज वॉशिंगटन कन्वेंशन, is the world's most powerful agreement for preventing the illegal international trade in wildlife and plants. Currently, 185 countries are members of this. तो साइट्स कन्वेंशन जो है ना, ये वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है और ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल अग्रीमेंट है फॉर प्रिवेंटिंग इलीगल जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स में, उसके लिए। इसमें करेंटली 185 कंट्रीज़ शामिल हैं। इसका फुल नेम क्या है? साइट्स का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो साइंड इन वाशिंगटन DC 1973
also referred to as the Washington Convention। तो इसे साइन किया गया था 1973 में वॉशिंगटन डीसी में, और इसीलिए इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं हम सीरियल वाइज, यानी कि 1971 का रामसर कन्वेंशन, देन 72 का स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, एंड देन 73 का साइट्स कन्वेंशन, हम इसे लाइन वाइज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। ऑल राइट, एंट्री इनटू फोर्स, इसकी लागू कब किया गया? ये लागू हुआ है जुलाई 1 1975 को। इसका सेक्रेटेरिएट लोकेटेड है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसे एडमिनिस्टर्ड किया गया है बाय यूनेप। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ साइट्स इन 1976। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया इसमें शामिल हुआ है इन द ईयर 1976। इन इंडिया, साइट्स रेगुलेशन आर स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड थ्रू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो क्या है साइट्स कन्वेंशन का? देखिए, to ensure that international trade does not threaten the survival of species. Next objective, to curb the poaching and tracking of wildlife parts जैसे कि ivory, hides and horns, to prevent the unregulated trade of plants and medicinal herbs. अब चलिए बात करेंगे important questions related to CITES convention. फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द इंटरनेशनल ट्रीटी साइट्स इज रिलेटेड टू। साइट्स अंतर्राष्ट्रीय संधि किससे संबंधित है? तो ये कंजर्वेशन करती है एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंडिया बिकेम अ सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा? भारत किस वर्ष वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकाटपन प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता बना है? तो इंडिया ने इसे साइन किया था इन द ईयर 1976। Which of the following convention is related to the control of illegal trade in endangered species? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन लुप्तप्राय प्रजातियों में अवैध व्यापार के नियंत्रण से संबंधित है? तो ये हो जाता है साइट्स कन्वेंशन। What is the full form of CITES convention? Again very important question. CITES convention का full form आपको बताना है। ये है Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. आगे बढ़ेंगे। By what other name is the CITES convention known? CITES convention को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसे साइन किया गया था इन वॉशिंगटन। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द साइट्स कन्वेंशन साइंड एंड व्हेन डिड इट कम इनटू इफेक्ट? साइट्स कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे और ये प्रभावी कब हुआ था? तो इसे साइन किया गया था इन द ईयर 1973 और ये इफेक्टिव हुआ है फ्रॉम द ईयर 1975। नेक्स्ट, वेयर इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ साइट्स लोकेटेड? साइट्स का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? ये लोकेटेड है इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो ये हो गया फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू साइट्स कन्वेंशन। अब चलिए हम बात कर लेते हैं ब्रंटलैंड रिपोर्ट के बारे में, जिसे 1987 में लागू किया गया था। देखिए, द ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जिसे हम आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं, इज अ लैंडमार्क डॉक्यूमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इट वॉज रिलीज्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा इसे 1987 में रिलीज़ किया गया था। चेयरमैनशिप की बात करें, द कमीशन वॉज शेयर्ड बाय नॉर्वेज देन पीएम ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड। इट इज़ नेम्ड द ब्रंटलैंड रिपोर्ट आफ्टर हर। तो उनके ही नाम पर जो है इसका नाम ब्रंटलैंड रिपोर्ट पड़ा है क्या इसके बारे में डिटेल में बात करें तो दिस रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम डिफाइंड एंड पॉपुलराइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट अ ग्लोबल लेवल। तो इसी रिपोर्ट के बाद जो है यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात शुरू की गई थी और ये कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज हुआ था। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या, एक बार आपको मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। देखिए, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ अ प्रेजेंट जनरेशन इन सच अ वे दैट इट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो डेवलपमेंट उस तरीके से जहाँ पे हम प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड्स हैं वो फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ न करे, तो उस डेवलपमेंट को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ ब्रंटलैंड रिपोर्ट?
तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट का शीर्षक क्या रहा? ये था आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस ब्रंटलैंड रिपोर्ट ऑल्सो नोन एज आवर कॉमन फ्यूचर इज द रिजल्ट ऑफ विच कमीशन? प्रसिद्ध ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जिसे हमारा साझा भविष्य भी कहा जाता है, किस आयोग का परिणाम है? तो राइट आंसर हो जाता है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। आगे बढ़ेंगे। विच की कॉन्सेप्ट डिड द ब्रंटलैंड रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर formally introduced, defined as meeting present needs without compromising the ability of future generation to meet their own needs? देखिए, ब्रंटलैंड रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य ने औपचारिक रूप से किस प्रमुख अवधारणा को पेश किया जिसे भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौते किए बिना वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इस डेवलपमेंट को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट पॉपुलराइज द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत विकास शब्द को निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट ने अधिक लोकप्रिय बनाया है? तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट के बाद जो है यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म पॉपुलराइज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कन्वेंशन आता है यहाँ पे वियना कन्वेंशन, जिसे 1985 में साइन किया गया था। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में। The 1985 Vienna Convention is a landmark multilateral environmental agreement primarily aimed at the protection of ozone layer. This treaty establishes a framework for scientific research and exchange of information and monitoring among nations to safeguard the ozone layer. तो वियना कन्वेंशन जो है ना, ये एक लैंडमार्क मल्टीलेटरल एनवायरनमेंट अग्रीमेंट था जो किसके ऊपर फोकस कर रहा था? ये फोकस कर रहा था ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन पर। ठीक है, तो इस ट्रीटी ने यहाँ पे एक फ्रेमवर्क स्टैब्लिश किया था फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग अमंग नेशंस, ताकि ये ओजोन लेयर को सेफगार्ड कर सके। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो इट वाज अडॉप्टेड ऑन मार्च 22, 1985 इन वियना, ऑस्ट्रिया। इसे अडॉप्ट किया गया था 1985 मार्च 22 को वियना, ऑस्ट्रिया में। इसे लागू कब किया गया? दिस अग्रीमेंट बिकेम इफेक्टिव ऑन सितंबर 22, 1988। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो रेगुलेट ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर एंड टू प्रोटेक्ट बोथ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। तो ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में। अब बात करेंगे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू वियना कन्वेंशन। पहला क्वेश्चन है, द वियना कन्वेंशन इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द प्रोटेक्शन ऑफ। तो वियना कन्वेंशन मुख्य रूप से किसके संरक्षण से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ओजोन लेयर। इन विच ईयर वॉज द वियना कन्वेंशन अडॉप्टेड? वियना कन्वेंशन को किस वर्ष अपनाया गया है? तो इसको अपनाया गया था 1985 में। तो इसे साइन किया गया है 1985 में और इसको जो है लागू किया गया था इन द ईयर 1988। नेक्स्ट, ऑन व्हाट डेट डिड द वियना कन्वेंशन एंटर इनटू फोर्स? वियना कन्वेंशन किस तारीख को लागू हुआ है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये लागू हुआ है सितंबर 22, 1988 को। ऑल राइट, तो ये हो गई फ्रेंड्स वियना कन्वेंशन। अब चलिए बात कर लेते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 में साइन किया गया था। तो है क्या, इसके बारे में देखिए। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी aimed at phasing out the production and consumption of substances that deplete the ozone layer। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि यहाँ पे बात करता है कि जो भी चीज़ ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है उसके प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन को हम कम करें या फिर फेज आउट कर दें। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू डेट। तो अभी तक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितने भी कन्वेंशंस ट्रीटीज़ आई हैं उसमें से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी है। इट इज़ द ओनली ग्लोबल ट्रीटी दैट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय ऑल 198 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। तो सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसा ट्रीटी है जिसे पूरे वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज़ हैं 198 कंट्रीज़, इस सभी ने अडॉप्ट किया है। साइन कब किया गया था? इस साइन किया गया था सितंबर 16, 1987 में। हैंस सितंबर 16 इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली एज वर्ल्ड ओजोन डे। तो क्योंकि इसको सितंबर 16 को साइन किया गया था, इसीलिए हर साल सितंबर 16 को हम वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में भी मनाते हैं। ये लागू हुआ है जनवरी 1, 1989 से। इंडिया ने इस प्रोटोकॉल को साइन किया था इन द ईयर 1992। ऑब्जेक्टिव की बात करें
to protect the ozone layer so that sun's harmful UV rays do not reach the earth। तो ये बात करता है, इसका ऑब्जेक्टिव एंड एम है कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट किया जा सके ताकि जो भी सन की हार्मफुल यूवी रेज हैं वो अर्थ तक ना पहुँचें। ओके, नेक्स्ट बात करें रिजल्ट क्या है। साइंटिस्ट बिलीव दैट ड्यू टू दिस ट्रीटी द ओजोन होल इज नाउ ग्रेजुअली क्लोजिंग एंड कुड फुली रिकवर बाय द 2060। तो इस प्रोटोकॉल की वजह से यहाँ पे ये पॉसिबल हो पाया है कि जो ओजोन होल है वो कम्प्लीटली अभी स्लोली यहाँ पे क्लोज हो रहा है और 2060 तक जो है ये कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा। अब बात करें कि ओजोन लेयर क्या है जिसको हम यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए, द ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओजोन गैस लोकेटेड इन अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर at an altitude of 10 to 50 kilometers. It protects life on Earth by absorbing the sun's harmful UV radiation. तो जैसे अर्थ है, ठीक है, अर्थ के डिफरेंट यहाँ पे हम बात करते हैं लेयर्स होते हैं। तो इन लेयर्स में एक होता है स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में ही ये ओजोन पाया जाता है। ओजोन का यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर्मूला क्या है तो O3 के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि ओजोन का केमिकल नेम क्या है, तो ये हो जाता है O3। तो ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है ये हमारे अर्थ से जो है 10 to 50 किलोमीटर्स के रेंज में पाया जाता है और यहीं पर ये ओजोन है। ये क्या करता है, ये अर्थ में जो भी यूवी रेज सन से आती हैं उसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उसे रोकता है। तो ये है ओजोन लेयर। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है और इसको ही बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया है। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये रिलेटेड है टू रिडक्शन इन CFCs। CFCs क्या होते हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ये ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करना इसका वन ऑफ द मेन एम है। प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ये इसका एम है। फेजिंग आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, तो जो भी यहाँ पे सब्सटेंस जो ओजोन लेयर को ख़राब कर रही हैं उसे कम करना या फेज आउट करना, ये भी इसका वन ऑफ द एम है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइंड। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था। इसे साइन किया गया था इन द ईयर 1987। नेक्स्ट, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर्मुलेटेड इन रिस्पॉन्स टू कंसर्न्स रिगार्डिंग द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज द आउटकम ऑफ एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दैट वॉज हेल्ड इन। ओजोन परत के क्षरण के प्रति चिंताओं से संबंध में तैयार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिफल है जो कहाँ आयोजित हुआ था। तो इस कॉन्फ्रेंस को जो है ना ऑर्गेनाइज किया गया था वियना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट वाज रिसेंटली मेड टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है। तो यहाँ पे एक किगाली अमेंडमेंट जो है किया गया है। Which of the following chemical replaced chlorofluorocarbons following their phase out under the Montreal Protocol? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन को समाप्त करने के बाद निम्नलिखित में से किस रसायन ने इसका स्थान लिया है। तो यहाँ पर इसे रिप्लेस किया है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ने। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच ईयर डिड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कम इनटू फोर्स। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ है। तो ये लागू हुआ है इन द ईयर 1989। Which of the following is an international protocol for the protection of ozone layer established in 1987? इनमें से कौन सा 1987 में ओजोन परत की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है। तो इस प्रोटोकॉल का नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, द ओनली यूनाइटेड नेशंस ट्रीटी रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इश्यूज दैट हैज बीन रैटिफाइड बाय ऑल UN मेंबर स्टेट्स। पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संधि जो सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा पुष्टि की गई है वो कौन सी है। ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 के बारे में। देखिए, द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 इज अ लैंडमार्क इंटरनेशनल अग्रीमेंट in the field of environmental conservation. It was one of the key treaties signed during the 1992 Rio Earth Summit. तो CBD, इसे हम शॉर्ट में CBD के नाम से जाते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज़ था जिसको रियो अर्थ समिट जो कि 1992 में हुआ था वहाँ पर साइन किया गया था।
इंडिया बिकेम अ पार्टी टू दिस कन्वेंशन ऑन Feb 18, 1994। तो इंडिया जो है इसका 1994 में बना। To fulfill the objectives of every convention, the Government of India enacted the Biological Diversity Act 2002। तो इसको लागू करने के लिए, इसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट लागू किया गया था। इसे साइन किया गया है जून 5, 1992 को इन रियो डे जेनेरियो, ब्राज़ील। लागू हुआ है फ्रॉम दिसंबर 29, 1993। इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी कंप्लायंस विच इज़ लीगली बाइंडिंग अपॉन मेंबर कंट्रीज़। एंड इसका जो सेक्रेटेरिएट है ना, ये लोकेटेड है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। अब बात कर लेते हैं इस कन्वेंशन की जो मेजर यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले इसमें आता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है वो हम आगे बात करेंगे। देखिए, प्रोटेक्टिंग ऑल ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन अर्थ, तो ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड देखेंगे सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स, यूटिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्स इन सच अ वे दैट दे रिमेन अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्स हैं उनको इस तरीके से यूज़ किया जाए जो कि आगे आने वाली जनरेशन्स को भी यहाँ मिले। ये जो है सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स, और ये इसका वन ऑफ द एम है। नेक्स्ट, फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, ensuring the fair and equitable sharing among nations of the benefiting arising from the utilization of genetic resources। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी refers to diversity of life on earth encompassing various species of animals, plant, microorganisms as well as their genes and ecosystems. It is essential for ecological balance, food, medicine and climate regulation। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि जितनी भी अर्थ में डाइवर्सिटी है लाइफ की, जैसे कि आप देख रहे हैं डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो इन सभी को मिला के हम जो है इसे बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, फूड के लिए, मेडिसिन के लिए एंड क्लाइमेट रेगुलेशन के, क्लाइमेट बैलेंस के लिए। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। When did India become a party to the Convention on Biological Diversity? भारत जैव विविधता अभिसमय का पक्षकार कब बना है? तो इंडिया ने इसे साइन किया है इन द ईयर 1994। नेक्स्ट, द हिस्टोरिक कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रियो डे जेनेरियो इन 1992 इज ऑल्सो नोन एज द 1992 में रियो डे जेनेरियो में आयोजित जैविक विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन को इस रूप से भी जाना जाता है, तो इसे हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड? विश्व जैव विविधता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल इसे हम May 22 को सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी साइंड? जैव विविधता पर सम्मेलन पर हस्ताक्षर कब किए गए हैं? इसे साइन किया गया है ड्यूरिंग द अर्थ समिट इन रियो डे जेनेरियो 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पास्ड? जैविक विविधता अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये एक्ट पास हुआ है इन द ईयर 2002। राइट, चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अर्थ समिट के बारे में। देखिए, द अर्थ समिट, ऑफिशियली नोन एज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, is considered the largest and most significant global gathering in the history of environmental conservation। तो अर्थ समिट लार्जेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्लोबल गैदरिंग है इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था June 3 से लेकर June 14, 1992 में। लोकेशन था रियो डे जेनेरियो, ब्राज़ील। इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ओवर 172 कंट्रीज़। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फॉर्मुलेट अ फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट दैट इनेबल्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस विदाउट कॉजिंग हार्म टू द एनवायरनमेंट। तो ये अर्थ समिट फोकस कर रहा था कि ये डेवलपमेंट के लिए जो है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाए जिससे एनवायरनमेंट जो है इफेक्ट ना हो। राइट, और इस अर्थ समिट को हम रियो समिट के नाम से भी जानते हैं। तो इस अर्थ समिट से रिलेटेड देखिए डिफरेंट पॉइंट से बात करें, कब कब ये कंडक्ट किया गया था। तो पहला अर्थ समिट जो है ना, ये June 3 से June 14, 1992 को रियो डे जेनेरियो, ब्राज़ील में कंडक्ट किया गया था, जिसे हम रियो समिट के नाम से जानते हैं एंड UNCED के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। सेकेंड अर्थ समिट 2002 में हुआ था जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में, एंड इसे हम वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं।
थर्ड आता है यहाँ पे समिट, जो कि 2012 में हुआ था रियो डे जनेरियो ब्राज़ील में, और इसे हम Rio+20 या फिर Rio+20 कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। तो ये अभी तक के 3 इंपॉर्टेंट अर्थ समिट्स हैं जो कंडक्ट किए गए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट MCQs। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा रिमाइंडर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो सभी मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अर्थ समिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड? पहला पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये 1992 में ऑर्गेनाइज किया गया। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड? पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसे रियो डे जेनेरियो में ऑर्गेनाइज किया गया। What does the 21 refer to in Agenda 21 of the 1992 Earth Summit? 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के एजेंडा 21 में 21 किसका उल्लेख करता है? तो ये डिफाइन करता है 21st सेंचुरी को। Where was the first, second and third Earth Summit held in 1992, 2002 and 2012 respectively? आपको बताना है कि जो 3 अर्थ समिट्स हुए हैं वो कौन कौन से वेन्यूज़ पर हुए थे। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए, पहला और थर्ड अर्थ समिट जो है ना, ये रियो डे जेनेरियो में कंडक्ट किया गया था एंड सेकेंड अर्थ समिट ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, रियो डे जेनेरियो, जोहान्सबर्ग एंड रियो डे जेनेरियो। ऑलराइट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अर्थ समिट? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर, रियो डिक्लेरेशन। इन विच सिटी ऑफ द वर्ल्ड वॉज द अर्थ समिट 2002 हेल्ड? विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था? इसे जोहान्सबर्ग में कंडक्ट किया गया। वेयर वॉज द 1992 यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड? पर्यावरण और विकास पर 1992 का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसका आयोजन किया गया रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में। इन विच सिटी वॉज एजेंडा 21, अ लिस्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड एट द अर्थ समिट? किस शहर में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में विकासात्मक प्रथाओं की सूची एजेंडा 21 को पेश किया गया? रियो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डे जेनेरियो? पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष में रियो डे जेनेरियो में आयोजित किया गया था? तो फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था इन द ईयर 1992। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल के बारे में, दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल, इट वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल अग्रीमेंट designed to address climate change, making it legally binding for developed countries to reduce their emissions. It is an international treaty under the UNFCCC, that is United Nations Framework Convention on Climate Change. तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था ना, ये पहला ऐसा इंटरनेशनल अग्रीमेंट था जो कि डिज़ाइन किया गया था फॉर क्लाइमेट चेंज, और ये कम्प्लीटली लीगली जो आप कह सकते हैं कंपलसरी था फॉर डेवलप्ड कंट्री कि जो भी वो एमिशंस यहाँ पे होते हैं पोल्यूशन के, वो उसे रिड्यूस करें। ये ट्रीटी जो है वर्क कर रहा था अंडर द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसे अडॉप्ट किया गया था क्योटो जापान में ऑन December 11, 1997, और ये लागू हुआ है Feb 16, 2005 को। इंडिया ने इस क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया अगस्त 2002 में। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर इन ऑर्डर टू मिटिगेट ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो एमिशन होते हैं उसको कंट्रोल करें और ग्लोबल वार्मिंग जो है इससे कम हो। मेन ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स की बात करें क्योटो प्रोटोकॉल की, तो देखिए, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वॉज टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग. It was established that developed countries would reduce their emissions by an average of 5.2% compared to 1990 levels. की गैसेस जो यहाँ पे मेंशन की गई थी, इसमें आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्सा फ्लोराइड्स. ओके,
तो आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्योटो प्रोटोकॉल। फर्स्ट क्वेश्चन, द क्योटो प्रोटोकॉल वाज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके बारे में था? तो ये रिलेटेड था टू रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंडिया साइन एंड रेटिफाई द क्योटो प्रोटोकॉल। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया और इसकी पुष्टि की है? राइट आंसर 2002। द क्योटो प्रोटोकॉल विच इज़ एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, किससे संबंधित है? ये रिलेटेड है टू UNFCCC। इन विच ईयर वॉज द क्योटो प्रोटोकॉल रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग अडॉप्टेड। वैश्विक तापमान वृद्धि से संबंधित क्योटो संधि को किस वर्ष में अंगीकार किया गया था? 1997। इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल एन इंटरनेशनल ट्रीटी टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हेल्ड। क्योटो प्रोटोकॉल की पहली बैठक किस देश में हुई थी? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था जापान में। विच इंटरनेशनल ट्रीटी अमंग इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस सेट्स मैंडेटरी लिमिट्स ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। औद्योगिक राष्ट्रों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर अनिवार्य सीमा निर्धारित करती है? यह है क्योटो प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स, ये हो गए ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्योटो प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं और चलिए बात करेंगे यहाँ पे कार्टाजेना प्रोटोकॉल के बारे में। है क्या कार्टाजेना प्रोटोकॉल? देखिए, इट इज़ एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट फोकस्ड ऑन बायोसेफ्टी। It primarily concerns living modified organisms resulting from modern biotechnology. तो ये एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो कि फोकस करता है ऑन बायोसेफ्टी, राइट। इसे साइन किया गया था Jan 29, 2000 को और ये लागू किया गया है September 11, 2003 को। इंडिया, देखिए, इंडिया इज़ अ पार्टी टू दिस प्रोटोकॉल, रेटिफाइड इट इन January 2003। तो इंडिया ने इसमें शामिल हुआ या फिर साइन किया है इन द ईयर 2003। अब बात कर लेते हैं कार्टाजेना प्रोटोकॉल के मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ LMOs। LMOs क्या होते हैं? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट सेफ ट्रांसफर एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स दैट मे पोज अ रिस्क टू बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन हेल्थ। कंप्लीशन टू द CBD। इट इज़ अ सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये एक सप्लीमेंट अग्रीमेंट है जो कि वर्क करता है अंडर द CBD, दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसके बारे में हमने प्रीवियसली बात किया हुआ है। बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो देखिए, व्हाट इज कार्टाजेना प्रोटोकॉल रिलेटेड टू। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है ये बायोसेफ्टी अग्रीमेंट है। अगला क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल अग्रीमेंट रिलेट्स टू द सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता जीवित संशोधित जाव के सुरक्षित संचालन, परिवहन और उपयोग से संबंधित है? तो ये है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जेनेवा प्रोटोकॉल के बारे में, जो कि 1925 में साइन किया गया। द जेनेवा प्रोटोकॉल इज अ प्राइमरली द इंटरनेशनल ट्रीटी प्रोहिबिटिंग द यूज ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स ड्यूरिंग वारफेयर। ठीक है, तो इसको साइन किया गया है June 17, 1925 को इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड, और इसीलिए इसे हम जेनेवा प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। लागू हुआ है Feb 8, 1928 को। इंडिया इसको देखिए, इंडिया हैज़ रेटिफाइड दिस प्रोटोकॉल एंड इज़ अ मेंबर। तो इंडिया इसमें शामिल है। मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो टू प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ केमिकल वेपन्स इन वारफेयर। तो वारफेयर में केमिकल वेपन्स का यूज़ ना करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स इन वारफेयर। तो केमिकल वेपन्स हो या बायोलॉजिकल वेपन्स हो, इनको वारफेयर में यूज़ ना किया जाए, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। दिस प्रोटोकॉल प्रोहिबिट्स द यूज़ ऑफ दीज वेपन्स बट डिड नॉट प्रिवेंट देयर प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग और ट्रांसफ़र। तो ये यूज़ के लिए रोकता है, बट ये नहीं बताता कि इसका प्रोडक्शन रोका जाए या फिर स्टॉक पाइलिंग या फिर ट्रांसफ़र रोका जाए। ओके, तो इसके शॉर्ट कमिंग्स की अगर हम बात करें, दिस प्रोटोकॉल प्रोहिबिट्स द यूज़ ऑफ दिस वेपन्स बट डिड नॉट प्रिवेंट देयर प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग एंड ट्रांसफ़र। देयरफॉर 2 other major treaties were subsequently introduced to make the framework more comprehensive। तो क्योंकि इस प्रोटोकॉल से जो है जो भी यहाँ पे केमिकल वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, उनके प्रोडक्शन एंड ट्रांसफ़र को रोका नहीं जा सका। यहाँ पे और 2 कन्वेंशंस आए जो इसे कंप्लीट करते हैं, दैट इज़ बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972। दिस कम्प्लीटली प्रोहिबिट्स द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स। इसके बाद आया केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1993,
दिस प्रोहिबिट्स द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ केमिकल वेपन्स एंड मैंडेट्स दियर डिस्ट्रक्शन। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू जेनेवा प्रोटोकॉल। पहला क्वेश्चन, द जेनेवा प्रोटोकॉल एम्फेसाइजेज द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन वारफेयर। जेनेवा प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस चीज का युद्ध में उपयोग ना करने पर जोर देता है? तो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को यूज ना करा जाए ड्यूरिंग द वारफेयर, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, recently external affairs minister Dr. S Jaishankar warned of the growing threat of bioterrorism at conference held to mark the 50th anniversary of biological weapon convention. The biological weapon convention is based on which of the following international protocol? तो ये based है on Geneva Protocol. In which year was the Geneva Protocol signed? Geneva Protocol पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये साइन किया गया था in the year 1925. In which year did in the 1925 Geneva Protocol enter into force? 1925 का जेनेवा प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ है? ये लागू हुआ है फ्रॉम 1928। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे मार्पोल कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो कि 1973 में आया है। देखिए, द मार्पोल कॉन्वेंशन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्लोबल अग्रीमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मैराइन एनवायरनमेंट। It was adopted by International Maritime Organization in 1973. तो मार्पोल कन्वेंशन जो है ना, ये बात करता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मराइन एनवायरनमेंट, यानी कि जो ओशन है या फिर वाटर से रिलेटेड जो भी यहाँ पे स्पीशीज़ है उसके प्रोटेक्शन के लिए मार्पोल कन्वेंशन है। इसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया था इन द ईयर 1973। इसका फुल नेम है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स। It was adopted on November 2nd, 1973. However, major amendments were introduced following tanker accidents in 1978. Consequently, it is often referred as Marpol 73/78. लागू कब से हुआ है? देखिए, ये अक्टूबर 2nd, 1983 से लागू हुआ। इंडिया की बात करें तो इंडिया इज अ सिग्नेटरी मेंबर स्टेट टू दिस कन्वेंशन। क्वेश्चंस देखिए इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, मार्पोल इन विच ईयर वॉज दिस कन्वेंशन अडॉप्टेड? तो इसको अडॉप्ट किया गया है इन द ईयर 1973। बाय हुम इज मार्पोल 73/78 प्राइमरली एडमिनिस्टर्ड? मार्पोल 73/78 मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रशासित किया गया है? करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच एक्रोनिम इज द करेंटली एप्लीकेबल मार्पोल प्रोटोकॉल नोन? इसे हम जाना जाता है एज मार्पोल 73/78। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं बेजल कन्वेंशन 1989 के बारे में। द बेजल कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी हुज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू रेगुलेट द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ hazardous waste and to protect the environment. It was specifically designed to prevent the dumping of toxic waste from developed countries into developing countries. तो बेजल कन्वेंशन जो है ना, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये रेगुलेट करेगा जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट है, यानी कि वन कंट्री टू अनदर जो हजार्डस वेस्ट को भेजा जाता है, मूवमेंट होता है, उसको रोकना, ये बेजल कन्वेंशन का मेन एम है। तो इसको डिज़ाइन किया गया था ताकि जो भी डेवलप कंट्री यहाँ पे डंप कर रही हैं टॉक्सिक वेस्ट इनटू डेवलपिंग कंट्री, उसे प्रिवेंट किया जा सके। साइन किया गया है मार्च 22, 1989 में इन बेजल, स्विट्जरलैंड, एंड इसीलिए इसे बेजल कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। लागू हुआ है May 5, 1992 से। इंडिया इसका मेंबर है सिंस 1992। हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। दिस कन्वेंशन डज नॉट अप्लाई टू रेडियो एक्टिव वेस्ट एज इट इज गवर्न्ड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो इन विच ईयर वॉज द बेजल कन्वेंशन अडॉप्टेड? बेजल कन्वेंशन को किस वर्ष अपनाया गया था? 1989। व्हाट इज द बेजल कन्वेंशन प्राइमरली कंसर्न विद? बेजल कन्वेंशन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये रिलेटेड है टू द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट। व्हेन डिड द बेजल कन्वेंशन कम इनटू फोर्स? बेजल कन्वेंशन प्रभावी कब हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा 1992। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ बेजल कन्वेंशन लोकेटेड? बेजल कन्वेंशन का सचिवालय कहाँ पर है? यह है जिनेवा में।
नेक्स्ट हम बात करेंगे रोटरडैम कन्वेंशन के बारे में। देखिए, द रोटरडैम कन्वेंशन इज अ इंटरनेशनल ट्रीटी concerning the trade of hazardous chemical and pesticides. Its primary objective is to facilitate information sharing regarding the import and export of chemicals among nations and to ensure the protection of human health and environment. तो रोटरडैम कन्वेंशन बात करता है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि बात करता है रिलेटेड टू द ट्रेड ऑफ हैजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड। तो इससे जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है, जो भी यहाँ पे केमिकल्स की एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है, उसके इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए ये एक ट्रीटी है। सिग्नेचर कब किया गया? देखिए, इसको अडॉप्ट किया गया है रोटरडैम नीदरलैंड में ऑन सितंबर 10, 1998। लागू हुआ है फेब 24, 2004 को। इट इज़ जॉइंटली एडमिनिस्टर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम and Food and Agricultural Organization. India ratified the convention on May 24, 2005. Question: What is the Rotterdam Convention related to? Rotterdam अभिसमय किससे संबंधित है? Limiting the use of toxic chemicals. The Basel Convention, Rotterdam Convention and Stockholm Convention are related to which of the following? तो ये सभी related है to the management of pollutants. Which of the following global conventions was designed to regulate the import and export of hazardous chemical? निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक सम्मेलन खतरनाक रसायनों के आयात और निर्यात को विनियमित करने के लिए बनाया गया है? तो ये है रोटरडैम कन्वेंशन या फिर कॉन्फ्रेंस। Which of the following cities hosted the 2025 conferences of the Basel, Rotterdam and Stockholm Convention? इसे होस्ट किया गया था जेनीवा में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट हमारे कॉन्फ्रेंस के बारे में, दैट इज़ मीनामाटा कन्वेंशन 2013। द मीनामाटा कन्वेंशन इज़ अ मेजर इंटरनेशनल ट्रीटी एम्ड एट प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी के हार्मफुल इफेक्ट से ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे मीनामाटा कन्वेंशन ये एक मेजर इंटरनेशनल ट्रीटी है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंट्रोल एंथ्रोपोजेनिक emissions and release of mercury. Origin of name: it is named after the city of Minamata, Japan, where the devastating Minamata disease outbreak caused by mercury pollution occurred in 1950. तो 1950s में जो है ना, मर्क्यूरी पोल्यूशन की वजह से मीनामाटा डिसीज़ जो है जापान में देखा गया था, जापान के मीनामाटा शहर में, और इसीलिए इस कन्वेंशन का नाम मीनामाटा कन्वेंशन रखा गया है। ईयर ऑफ अडॉप्शन: इट वॉज अडॉप्टेड इन जेनेवा इन 2013 and signed in Japan in October 2013. लागू कब से हुआ है? The treaty officially entered into force on August 16, 2017. India signed the treaty in 2014. India ratified the treaty in 2018, thereby becoming a full member. तो इंडिया जो है इसका 2018 से फुल मेंबर है। बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। The Minamata Convention was held in Japan in 2013 to address the emission of which heavy metal? Very important question. किस भारी धातु के उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए 2013 में जापान में मीनामाटा अभिसमय आयोजित किया गया था? मर्क्यूरी। In which year was the Minamata Convention held? मीनामाटा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 2013. An international treaty to protect human health and phase out the use of mercury was signed in Dash in 2013. मानव स्वास्थ्य की रक्षा और पारे के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर 2013 में डैश में हस्ताक्षर किए गए थे। इसे साइन किया गया था मीनामाटा, जापान में। The Minamata tragedy was caused by consuming fish from Minamata Bay that were contaminated with मीनामाटा त्रासदी मीनामाता खाड़ी में पलने वाली मछलियों को खाने के कारण हुई थी, जो कि किससे दूषित थे? तो ये पोल्यूटेड थे विथ मिथाइल मर्क्यूरी। इन विच कंट्री वॉज मीनामाटा डिसीज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड? मीनामाटा रोग पहली बार किस देश में देखा गया था? ये पाया गया था जापान में। मीनामाटा डिसीज इज कॉज्ड बाय ईटिंग फिश दैट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ। मीनामाटा रोग मछली खाने से होता है जिसमें क्या हाई लेवल में होता है? तो इसमें मर्क्यूरी की जब कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है ना, तब मीनामाटा डिसीज़ होता है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके सभी कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स एंड उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके।
पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, इन विच ईयर एंड इन विच कंट्री वॉज द रामसर कन्वेंशन एंड इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अडॉप्टेड। तो रामसर कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि पर एक अंतर सरकारी संधि किस वर्ष और किस देश में अपनाई गई थी, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट वाज द मेन स्लोगन ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम सम्मेलन का मुख्य नारा क्या था, आप बताएं। एंड आपका लास्ट टेस्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स पॉपुलराइज्ड द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास शब्द को निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट ने अधिक लोकप्रिय बनाया है। तो ये तीनों हैं आपके टेस्ट क्वेश्चंस जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ऑलराइट, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना, यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर, राइट। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स है इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑलराइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।